गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए हम जो पीछे पढ़ रहे थे हमारा लेसन चैप्टर नंबर 2 था विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये मैंने कुछ डाटा लिखे हैं जो विश्व के यानी महाद्वीपों के हैं। किसके हैं? महाद्वीपों के हैं कि उनमें जनसंख्या कितनी थी, वहाँ का क्षेत्रफल कितना है, डायनेस्टी कितनी है और वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। तो सबसे पहले यानी हम जो बात कर रहे थे तो सबसे यानी नंबर 1 पर हमने बताया था एशिया महाद्वीप की पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा है। जल्दी आपने यहाँ पे लिख रखी है, मैं डिजिट बोल रहा हूँ 478315164 यानी कि क्या पॉपुलेशन है। और ये क्या है? ब्रिटिश पंक्ति के नंबर है जिनको यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं 4,471,315,164। अब आते हैं हमारे क्षेत्रफल के ऊपर, यानी कि महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है तो वह 31,34,755 वर्ग किलोमीटर है। अब आते हैं यहाँ पे तो यानी कि एशिया महाद्वीप अगर आपकी जनसंख्या घनत्व पूछा जाए तो कितना है 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पड़ता है। 2017 के आंकड़े ये 144 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अभी लेटेस्ट का लोग पता किया गया तो वो है 150 यानी कि 150 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यानी निवास करते हैं एशिया महाद्वीप में, जितना ये सब महाद्वीप है उसमें। और आपको पता है कि जो एशिया महाद्वीप है इसमें यानी कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। और 1 नंबर और 2 नंबर वाले यानी कि जो देश हैं, कंट्री हैं, वो भी यहीं पे हैं। उसके अलावा यानी सबसे ज्यादा घनत्व वाले की बात की जाए तो एशिया यानी कि अपनी जो अपनी बुक है इसमें दे रखे हैं या डिजिट दे रखे हैं, ये देखो यहाँ पे कि 10 कंट्री दे रखे हैं। 10 कंट्री में से यानी 6 कंट्री किसकी हैं? एशिया महाद्वीप की है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे चीन हो गया, भारत हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया और रूस हो गया। ये 10 कंट्री हैं जो एशिया महाद्वीप से बिलोंग करती हैं। और यानी कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले यानी जो देश हैं वहां पे जिनमें यानी कि विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा जनसंख्या का निवास पाया जाता है। अब उसके बाद आते हैं इसकी वृद्धि, यानी कि वृद्धि कितनी थी तो इसकी 2017 में थी वो थी 59.6% थी भाई। कितनी थी? 59.6%, 59.6% थी। और 2020 में ये हो गई 59.8% हो गई। कितनी हो गई? 59.8% हो गई। उसके बाद आते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर कि अफ्रीका महाद्वीप में जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी 2017 के आंकड़े में 2017 की। तो उसमें थी यानी कि 1,246,504,865। उसके बाद इसका क्षेत्रफल आप काउंट करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है वो है 29,678,687 वर्ग किलोमीटर। और इसका जो जनसंख्या घनत्व था वो देख लीजिए आप कितना डिफरेंस आ रहा है इसमें और इसमें, यानी कि यहाँ पे 42 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का है 2017 के अनुसार। तो आप अनुमान लगा सकते हो क्षेत्रफल लगभग इक्वल सा ही है, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी और साथ में यानी कि आप जो इसका घनत्व वो भी आप इससे अनुमान लगा सकते हो। यहाँ पे मात्र 42 व्यक्ति किलोमीटर रह रहे हैं जबकि एशिया महाद्वीप में 144 रह रहे हैं, यानी लगभग 100 व्यक्तियों का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं 2020 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ पे 143 है, यानी कि यहाँ से मात्र 3 बढ़े, यहाँ से 6 बढ़ गए, यानी कि यहाँ पे 45 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इसकी जनसंख्या वृद्धि देखेंगे तो यानी कि यहाँ पे 16.6% रही 2017 में, 2020 में हो गई 17.2 हो गई, यहाँ पे इसकी ग्रो की है। यानी यहाँ पे पॉपुलेशन जैसे बढ़ रही है, जैसे नाइजीरिया आ गई, युगांडा आ गई, छोटे छोटे देश हैं तो ये आपने। अब उसके बाद यूरोप में आते हैं, यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप महाद्वीप में क्या है कि पॉपुलेशन कमी निवास करती है। ये देखिए 739,207,742 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 22,131,968 वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो जनसंख्या घनत्व है वो है 2017 में कितना था 33 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 2020 में 34 हुआ है, यानी कि 1 व्यक्ति ही बढ़ पाया है यहाँ पे। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी विरल पाई जा रही है। और उसके अलावा यहाँ की जो वृद्धि दर वो भी देखिए आप बहुत न्यून है, यहाँ पे है 9.8% है और लगभग यानी इक्वल
की 9.9 है, लेकिन 9.8 के समथिंग ही बढ़ती है, जो बढ़ती दर होती है वो क्वांटम में जाती है इसलिए। अब आते हैं आगे लैटिन अमेरिका कैरेबियन जो देश है द्वीप समूह है वो, इसमें जनसंख्या वो है 647,565,336। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसमें है जिसका क्षेत्रफल है वो है 20,110,725। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2017 में इतना ही था और 20 में भी इसका इतना ही है, यानी इसमें कोई वो नहीं किया वैसे इसकी जो यानी कि विश्व में जो जनसंख्या बढ़ती है 2017 में 8.6 थी और अब भी 8.6, यानी इसकी जनसंख्या वो स्थिर है। कैसी है? स्थिर है। अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 363,224,006 व्यक्ति निवास करते हैं। क्षेत्रफल की बात की जाए तो 18,626,827 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे यानी जो जनसंख्या घनत्व है 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं 2017 में भी और 2020 में भी। उसके बाद इसकी जो विश्व में यानी भाग प्रतिशत है वृद्धि दर का 4.8% इसका भाग है। अब उसके बाद ओशनिया में आते हैं। ओशनिया में क्या है कि ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के छोटे छोटे द्वीप सम्मिलित किए गए हैं इसमें। तो ये है 40,467,040 व्यक्ति निवास करते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 8,430,633 वर्ग किलोमीटर है और इसमें यानी कि प्रति व्यक्ति जो जनसंख्या घनत्व 5 वर्ग किलोमीटर 5 है और 2020 में भी 17 में भी सेम है और इसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर वो इक्वल है, यानी 0.5 सबसे कम जनसंख्या निवास यहीं पे करती है ओशिनिया महाद्वीप में करती है। अब आते हैं कि विश्व में सबसे बड़ा समुदाय कौन सा है, किस धर्म का है। तो विश्व में सबसे बड़ा जो समुदाय है वो क्रिश्चियन धर्म का है। ये विश्व की कुल जनसंख्या में 31.5% है लोग हैं। उसके बाद आते हैं मुसलमान ये हैं 23.9% निवास करते हैं, यानी विश्व की जो जनसंख्या उसमें अपना भाग रखते हैं। और नंबर 3 पर आते हैं हिंदू 15% निवास करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। देखिए अब आगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहला है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में क्या होते हैं कि जो पृथ्वी के यानी जो बसाव है उसके अनुरूप तो इसके 4 पॉइंट है। सबसे पहला जल की उपलब्धता, और जल की उपलब्धता से आज से है कि मनुष्य के जीवन जीने के लिए यानी कि हमें जल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि मनुष्य की जो बॉडी है उसमें 70% जल की मात्रा पाई जाती है और जल से ही यानी कि हमारे अधिकांश क्रियाकलाप होते हैं जीवन के। तो मनुष्य ने यानी उन क्षेत्रों को वरीयता दी जहाँ पे जल आसानी से उपलब्ध होता है, वहां पे आपको देखेंगे कि जनसंख्या का निवास सबसे अधिक मिलेगा। जहां पे जल की उपलब्धता सुगम रूप से मिल जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि आसानी से जल उपलब्ध हो जाता है, तो वहां पे मनुष्य यानी कि अधिकांश निवास करते हैं। वहां पे जो जनसंख्या है वो सघन मिलेगी आपको। आप देख लीजिए कि विश्व के जितने भी यानी कि जो जलीय क्षेत्र है जैसे गंगा का मैदानी भाग हो गया और दूसरे हैं, तो वहां पे यानी कि जनसंख्या का सघन पाया जाना मिलता है। उसके बाद आते हैं भू आकृति कि मनुष्य ऐसे यानी प्लेन मैदानों में और वन ढकने वाले क्षेत्रों में यानी बसने को वरीयता देता है, क्योंकि वहां पे जो क्या होता है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मकानों को बनाने के लिए, कृषि करने के लिए और सड़कों का यानी और रेल मार्ग परिवहन साधनों को विकसित करने के लिए यानी पर्याप्त भूमि की आवश्यकता होती है और वो यानी प्लेन मैदान हो और वन ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे यानी जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आप देख लीजिए पर्वतीय क्षेत्र ले लीजिए आप और दूसरे जैसे वनस्पति क्षेत्र ले लीजिए, वहां पे यानी जनसंख्या विरल पाई जाती है, जबकि जहां पे प्लेन मैदानी भाग मिलेंगे वहां पे जनसंख्या का अधिकांश प्रभाव आप देख सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं जलवायु। जलवायु मनुष्य यानी कि बसाव पर यानी कि वितरण जनसंख्या के वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि विषम जलवायु में मनुष्य निवास करना कम पसंद करता है। जैसे ज्यादा उष्ण जलवायु होगी या हम ये कह सकते हैं ज्यादा यानी शीत जलवायु होगी, उन क्षेत्रों में मनुष्य कम निवास करता है। जैसे आप लगा लीजिए गोबी का मरुस्थल, सारा का मरुस्थल, थार का रेगिस्तान, इन क्षेत्रों में जनसंख्या आपको विरल पाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे
शुष्क जलवायु पाई जाती है इस रिगार्ड। उसके अलावा दूसरा जैसे अंटार्कटिक आर्कटिक जो महाद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पे कह सकते हैं 66 डिग्री समभाव, यानी जब हम गोलार्ध में दोनों साइड बढ़ते हैं तो वहां पे जनसंख्या का निवास कम पाया जाता है। और उसके अनुरूप उसके विपरीत भूमध्य सागरीय जलवायु विश्व की यानी सबसे पहले यानी जो क्षेत्र है वो विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है, और सबसे पहले यानी वहां पर मानव निवास करता है, क्योंकि वहां की जो जलवायु है वो ऐसे विस्तृत परिस्थितियों वाली जलवायु नहीं, इसलिए मनुष्य वहां पे निवास करता है। उसके बाद आते हैं मृदाएं यानी मिट्टी। मिट्टी भी यानी मनुष्य के जनसंख्या के वितरण में अहम भूमिका निभाती है कि जहाँ पे यानी कि मृदा उपजाऊ मिलेगी वहां पे यानी कि मनुष्य या जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, कृषि कार्य में ज्यादा संलग्न होने के लिए, गहन कृषि के लिए। तो उसके लिए यानी कि मृदा का यानी कि विशेष प्रभाव होता है कि जहाँ पे यानी मृदाएं उपजाऊ होंगी वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, बशर्ते जहाँ पे अनुपजाऊ मृदाएं होंगी वहां पे निवास नहीं करती है। उसके बाद आते हैं आर्थिक कारक। ये भी यानी कि मनुष्य के जीवन में जनसंख्या में के ऊपर विशेष प्रभाव डालते हैं। आर्थिक कारक होता है इकोनॉमिक से, धन से, संपदा से। तो उसका सबसे पहला पॉइंट है खनिज, कि जहां जहां पे यानी खनिज के संसाधन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, खनिजों की पेटियां मिलती हैं, वहां पे मनुष्य ज्यादा निवास करता है, क्योंकि वहां पे उसको आर्थिक गतिविधियां करने का अवसर सुगमता से मिल जाता है। कुशल और अर्धकुशल जन श्रमिक होते हैं, उनको रोजगार के अवसर है वो बेहतरीन रूप से मिलते हैं। उसके बाद आता है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है कि मनुष्य गांव से छोड़कर यानी गांव से प्रवास करके शहरों में यानी प्रवास कर जाता है, और शहरों में उसे अच्छे जीवन यापन की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में लीजिए, परिवहन के क्षेत्र में लीजिए, और साथ में रोजगार के अवसर अधिक उपलब्ध होते हैं। इसलिए नगरीकरण का होना भी आर्थिक कारक में आता है। यानी जहाँ पे नगरीकरण ज्यादा होगा, आप देखते हैं कि नगरों की जनसंख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि यहाँ पे लोगों को क्या मिलते हैं, अवसर मिलते हैं, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, दूसरी मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं उनके अवसर मिलते हैं, और अच्छे अवसरों के लिए व्यक्ति गांव से शहरों में प्रवास कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्षेत्रों में देख लीजिए आपकी औद्योगिक जहाँ पे उद्योग धंधे ज्यादा विकसित हो गए, वहां पर जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों को रोजगार के अवसर है वो अधिकांश अवेलेबल होते हैं इस रिगार्ड। अब उसके आगे आते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक है, ये भी यानी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। सामाजिक कारक रह सकते हैं कि लोग धार्मिक नगरों की ओर, सांस्कृतिक नगरों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता या अशांति के कारण व्यक्ति उस स्थान को छोड़ देते हैं। ये अलग जो फैक्ट है प्रभाव डालते हैं, जहाँ पे अशांति होती है या राजनीतिक द्वेष भाव होता है, उन क्षेत्रों में लोग निवास नहीं करते, अपने समाज को अहमियत देते हैं, अपनी संस्कृति को अहमियत देते हुए उन क्षेत्रों में ज्यादा निवास करते हैं जहाँ पे उनकी संस्कृति फलीभूत होती है। देखिए अब हमने पढ़े थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। अब आगे आते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। बार बार इस उदाहरण में यहाँ पे हमारे चैप्टर में रखा है वृद्धि सब। तो जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समय के दो अंतरालों के बीच यानी कोई समय है, समय के दो अंतराल यानी कि दो समय है। जैसे मान लीजिए हमारा जनसंख्या जो काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, वो हर 10 साल के बाद होती है। मान लीजिए 2001 में हुई हमारी जनगणना, और उसके बाद तो वो भी 2011 में होगी। तो एक समय अंतराल है और एक ये होगा समय, एक ही होगा, ठीक है। दोनों के बीच का जो अंतराल आएगा, क्षेत्र विशेष आएगा, और उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं यहाँ पे 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102.70 करोड़, ठीक है। 2001 में कितनी थी? 102.70 करोड़ पॉपुलेशन थी, और 2011 में जो जनगणना की गई तो कितनी हो गई? 121.02 करोड़ हो गई, ठीक है। अब हम इसका अंतराल निकालेंगे, तो अंतराल निकालते हैं तो निकालने में क्या करेंगे? 121.02 102.70। अब निकालते हैं तो 3 और 2.18%, यानी कि 18.32% आया। ये क्या हो गया? हमारा जनसंख्या वृद्धि हो गई। अभी 2001 से 11 तक हमारी जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 18.32, ठीक है।
ये क्या कहलाया, जनसंख्या वृद्धि कहलाया। उसके बाद आते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, नेचुरल पॉपुलेशन की नेचुरल ग्रोथ क्या होती है। तो ये कह रहे हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों के में किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। यानी कि वो दो समय अंतराल ये हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, जन्म और मृत्यु दर, यानी कि दोनों के बीच में जन्म और मृत्यु दर के अंतर में बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। और इसको ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है जन्म माइनस मृत्यु, यानी जन्म माइनस मृत्यु। मान लीजिए टोटल, यानी कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसे मान लीजिए 150 बच्चों ने जन्म लिया दो समय अंतराल के बीच में, और मृत्यु कितनों की होगी, मान लीजिए 100 की होगी, ठीक है। अब बच गया कितना हमारे पास, 50 बच गया। अभी जो 50 जो हमारे पास आए, 50 जो आए हमारे पास, वो क्या कहलाए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाए। क्या कहलाए, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि कहलाए। अब उसके आगे आते हैं जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि। अब वास्तविक वृद्धि को कैसे ज्ञात करेंगे हम, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि है। अब ये तो क्या थी, जन्म और मृत्यु के बीच की, दो समय के अंतरालों के बीच की, लेकिन वास्तविक क्या होता है कि कितनी जनसंख्या है जो यानी वास्तविक वृद्धि हो पाएगी, ये तो हमारा, उसमें क्या करते हैं, यह वृद्धि बोलती है जब यानी कि जन्म और मृत्यु दर, जन्म और मृत्यु, अभी हमने निकाला जैसे मान लीजिए जन्म और मृत्यु जो भी है वो प्लस में आप्रवास और उत्प्रवास, आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास का होता है आना, कि हमारे पास दूसरे देशों से, कंट्री से कितने व्यक्ति आए और हमारे कंट्री से कितने व्यक्ति दूसरे क्षेत्रों में चले गए। या फिर हम कह सकते हैं अपने राज्य की निकाली हो तो वहां की जन्म माइनस मृत्यु, और उसके बाद यानी कि प्लस में इसका फॉर्मूला होता है जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और उत्प्रवास, कि कितने लोग यहाँ पे आए और कितने चले गए, वो भी माइनस में हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए जन्म हुआ यहाँ पे, वो 150 का, मृत्यु हो गई कितने की, 75 की, प्लस आप्रवास कर गए 200, उत्प्रवास किया 90 का। अब आप इसको कह लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 75 प्लस 10 कितना हो गया, 185। ये जो हमारा आया, ये जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कहलाएगी। ये हमारी जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि कितनी है, इतनी है। आ गया समझे। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी चीजें बच जाती हैं वो हम करेंगे आगे, जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जो हमने ये पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि पढ़ी है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे जनसंख्या परिवर्तन के घटक।